दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स फ्लैग्ड ऑफ, रिजल्ट्स लाइकली इन 1 ईयर और द हिंदू में प्रकाशित खबर फर्स्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स किक्स ऑफ के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 1 के सामाजिक मुद्दे खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है घरेलू कामगार और सामाजिक सुरक्षा। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। दरअसल केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में घरेलू कामगारों को लेकर एक सर्वेक्षण शुरू किया है। केंद्र सरकार ने श्रम ब्यूरो को यह सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी है ताकि घरेलू कामगारों पर समय श्रृंखला डेटा इकट्ठा किया जा सके। इस सर्वेक्षण की खास बात यह है कि यह भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू कामगार सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण में अखिल भारतीय स्तर पर 6,190 गांवों और 6,576 स्थानीय शहरी निकायों के 1,50,000 परिवारों को शामिल किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि यह सर्वेक्षण साल भर के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इस सर्वेक्षण का मकसद राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर घरेलू कामगारों की संख्या और अनुपात, औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार, प्रवासी और गैर प्रवासी, उनकी मजदूरी और अन्य सामाजिक आर्थिक हालातों की जानकारी जुटाना है, जिसके जरिए सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। साथ ही इससे सरकार को घरेलू कामगारों के हित में नीतियां बनाने में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि जिन घरेलू कामगारों को बड़े बड़े शहरों के घरों की रीढ़ माना जाता है, आजादी के इतने सालों बाद भी इन कामगारों की स्थिति बेहद दयनीय है। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगारों में इन कामगारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इनकी संख्या और उनकी रोजगार की स्थिति को लेकर आज भी ठोस आंकड़ों की कमी है। लिहाजा इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम इन घरेलू कामगारों से जुड़े सभी पहलुओं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर घरेलू कामगार कहाँ गिने जाता है और इनकी वैश्विक स्थिति क्या है। आईएलओ कन्वेंशन संख्या 189 की माने तो घर अथवा किसी के घर में किए जाने वाले काम को घरेलू कार्य कहा जाता है। इसी तरह घरेलू कामगार व्यक्तिगत और घरेलू देखभाल करते हैं। रोजगार की प्रकृति के आधार पर घरेलू कामगारों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है, पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्कर्स। फुल टाइम श्रमिकों को सामान्यतः लिव इन और लिव आउट श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि सभी पार्ट टाइम वर्कर्स लिव आउट श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। लिव इन श्रमिक नियोक्ता के घरों में रहते हैं, जबकि लिव आउट श्रमिकों को अपने रहने का बंदोबस्त स्वयं करना पड़ता है। लिहाजा लिव इन वर्कर्स का मेहनताना लिव आउट वर्कर्स की तुलना में कम होता है। गौरतलब है कि घरेलू काम माने जाने वाले व्यवसाय और कार्य भिन्न भिन्न देशों में भांति भांति प्रकार के हैं। ये कामगार खाना बना सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों की देखभाल कर सकते हैं, बगीचे अथवा पालतू जानवरों की देखभाल कर सकते हैं या फिर किसी परिवार में ड्राइवर का काम भी कर सकते हैं। इन कामगारों का कार्यकाल अंशकालिक, पूर्णकालिक अथवा मात्र 1 घंटे का भी हो सकता है। इन कामगारों को नियोक्ता के घरों में रखा भी जा सकता है अथवा नहीं भी रखा जा सकता। आईएलओ का अनुमान है कि दुनिया भर में 15 साल से अधिक आयु के कम से कम 67 मिलियन घरेलू कामगार हैं, जिनमें 17% घरेलू कामगार प्रवासी कामगार हैं और 80% महिलाएं हैं। घरेलू कामगारों के श्रम की बदौलत ही बाकी महिलाएं संगठित क्षेत्रों के रोजगार के क्षेत्र में अपना परचम लहरा पा रही हैं। कामकाजी महिलाओं के पास अपना काम करने के अलावा घर को संभालने की दोहरी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में घरेलू कामगारों से इन कामकाजी महिलाओं को काफी मदद मिल जाती है। एक आर्थिक गतिविधि के रूप में भारत में घरेलू कामों की स्थिति काफी विस्तृत है। असंगठित तौर पर यह कई सारे लोगों को रोजगार प्रदान करता है। 2011 के एनएसएसओ के आंकड़ों में घरेलू कामगारों की संख्या 3.9 मिलियन बताई गई है, लेकिन ट्रेड यूनियनों के मुताबिक यह तादाद लगभग 10 मिलियन के करीब है। इनमें से अधिकतर कामगार कमजोर तबकों से आते हैं, जैसे कि आदिवासी, दलित या भूमिहीन ओबीसी समुदाय।
इनमें से लगभग सभी प्रवासी श्रमिक हैं और इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। इस असंगठित क्षेत्र में 2/3 से अधिक कार्यबल का गठन महिलाएं करती हैं। बावजूद इसके अभी तक ऐसा कोई भी ठोस कानून नहीं आ पाया है जो विशेष रूप से इस असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हो। हालांकि घरेलू कामगारों पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन आज भी केंद्र सरकार के पास यह विचाराधीन अवस्था में है। तो आइए अब समझते हैं कि इस मसौदे में घरेलू कामगारों से जुड़ी कौन कौन सी अहम बातें शामिल हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय घरेलू कामगारों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने को लेकर काफी समय से विचार कर रहा है, लेकिन यह अभी भी ड्राफ्ट के रूप में है, पूर्ण नीति की शक्ल नहीं ले पाया है। इस मसौदे में घरेलू कामगारों के हितों, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, सुरक्षा जैसे कई मुद्दों को शामिल किया गया है। ऐसे में हम इस मसौदे में शामिल अहम बिंदुओं पर विचार करेंगे। मौजूदा कानूनों में घरेलू कामगारों को शामिल करने की बात मसौदे में की गई है। साथ ही इसमें इस बात को भी शामिल किया गया है कि घरेलू कामगारों को कामगारों के रूप में पंजीकरण करने का अधिकार होगा। इस तरह के पंजीकरण से श्रमिकों के रूप में मिलने वाले अधिकारों और लाभों तक घरेलू कामगारों की भी पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। घरेलू कामगारों को इससे नीति के तहत खुद के एसोसिएशन और यूनियन बनाने के अधिकार होंगे। इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार होगा और ये सामाजिक सुरक्षा के हकदार हो सकेंगे। इन्हें अपने पेशेवर कौशल को निखारने का भी अधिकार होगा। यह नीति किसी भी तरह के दुर्व्यवहार और शोषण से इन कामगारों को बचाएगी। शिकायत निवारण के लिए अदालतों और न्यायाधिकरणों तक घरेलू कामगारों की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही इसमें इन कामगारों के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली की भी स्थापना किए जाने की बात की गई है। इस सब के अलावा निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के रेगुलेशन के लिए एक तंत्र की स्थापना की भी बात इस मसौदे में की गई है। तो ये तो रही पूरी बात कि घरेलू कामगारों पर राष्ट्रीय नीति मसौदे में क्या कुछ अहम बातें शामिल की गई हैं। लेकिन अब हमें उन सभी मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए जिनकी वजह से घरेलू कामगार इस दौड़ती भागती दुनिया में आज भी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से वंचित हैं। तो आइए अब फौरी नजर दौड़ा लेते हैं घरेलू कामगारों से जुड़ी समस्याओं पर। सदियों से ही घरों को संभालने का जिम्मा घर की महिलाओं के हिस्से ही रहा है। गांवों कस्बों में आज भी कमोबेश यही स्थिति है। हालांकि बीते कई दशकों से जैसे जैसे महिलाओं की दफ्तरों में भागीदारी बढ़ी है, वैसे वैसे भारतीय मध्यम वर्ग की आय के स्तर में बदलाव भी देखने को मिले हैं। इसी के साथ ही घर संभालने के लिए घरेलू कामगारों की जरूरत भी बढ़ गई है। बड़े बड़े शहरों में तो युवा दंपतियों और कामकाजी युवाओं की गृहस्थी की गाड़ी सुबह शाम आने वाली दीदी के भरोसे ही चल रही है। यह दीदी इन लोगों के घरों में खाना बनाने, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े धोना, बच्चों और पालतू जानवरों की देखभाल आदि का काम करती हैं। बड़े शहरों में कामकाजी लोगों और दंपतियों में दफ्तर के काम और आने जाने की भागदौड़ के बीच अगर किसी तरह का बैलेंस बना हुआ है तो वह केवल और केवल दीदी कही जाने वाली इन घरेलू कामगारों के भरोसे ही है। गौरतलब है कि दुनिया भर में महिलाओं के रोजगार के लिए डोमेस्टिक वर्क एक उभरता हुआ क्षेत्र है। देश में बड़ी संख्या में घरेलू कामगार हैं। इनमें से अधिकतर महिलाएं हैं, लेकिन आज भी इन्हें कामगार का दर्जा नहीं मिला है। इस क्षेत्र में रोजगार और मजदूरी की स्थिति काफी दयनीय है। यह सेक्टर अनस्टेबल और इनसिक्योर जॉब्स के लिए जाना जाता है, जहां किसी भी तरह की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती। इन महिलाओं के काम के घंटे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसके एवज में उन्हें पर्याप्त मेहनताना नहीं मिलता। इसके चलते घरेलू कामगारों को आर्थिक तौर पर सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इससे कई तरह की सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा होती हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट एजेंसियों और नियोक्ताओं द्वारा कई दफा इन घरेलू कामगार महिलाओं के शोषण जैसी घटनाएं भी देखी जाती हैं। ये एजेंसियां कई गरीब, पिछड़े और आदिवासी इलाकों की लड़कियों और इनके परिवार वालों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर बड़े शहरों में ले आते हैं। इन शहरों में ये एजेंसियां औने पौने दाम पर लड़कियों का सौदा कर देती हैं और जिन नियोक्ताओं को लड़कियों को बेचती हैं उनसे तो मनमाना पैसा वसूलती ही हैं, साथ ही कई दफा इन लड़कियों को मिलने वाले मासिक मेहनताना का एक बड़ा हिस्सा भी हजम कर जाती हैं। इन महिला कामगारों को न केवल आर्थिक बल्कि कई दफा दैहिक शोषण भी झेलना पड़ता है। आज भी हमारा समाज घरेलू कामगारों के प्रति न तो संवेदनशील है और न ही इन्हें सम्मान देता है। इन कामगारों को कई दफा जातिगत भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। कोरोना काल में इन कामगारों की दशा और बदतर होती चली गई।
ऐसे में कहा जा सकता है कि जब तक देश में इन कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कोई ठोस कानून नहीं होगा, तब तक इन कामगारों के प्रति होने वाले अत्याचार बंद नहीं हो पाएंगे। हालांकि इस दिशा में काफी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। तो आइए अब एक नजर डालते हैं घरेलू कामगारों के कल्याण की दिशा में किए जाने वाले इन प्रयासों पर। वैश्विक स्तर पर ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन घरेलू कामगारों के हितों की रक्षा की देखभाल करता है। इसके लिए ILO का 189वां कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन को डोमेस्टिक वर्कर्स कन्वेंशन या फिर कन्वेंशन ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स भी कहा जाता है। यह कन्वेंशन जून 2011 में लाया गया था और यह घरेलू कामगारों के लिए पहला वैश्विक मानक स्थापित करता है। कन्वेंशन के तहत घरेलू कामगार उसी मूल अधिकार के हकदार हैं जो उनके देश में अन्य श्रमिकों के लिए उपलब्ध हैं। इन अधिकारों में साप्ताहिक अवकाश, काम के घंटे की सीमा, न्यूनतम मजदूरी कवरेज, ओवरटाइम मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की शर्तें इत्यादि शामिल हैं। नए मानक घरेलू कामगारों की भर्ती और उन्हें काम पर रखने वाली निजी रोजगार एजेंसियों के रेगुलेशन और घरेलू काम में बाल श्रम को रोकने के लिए सरकारों पर दबाव डालते हैं। इसके अलावा ये मानक हिंसा और दुर्व्यवहार से घरेलू कामगारों को बचाने में भी सहायक हैं। इस कन्वेंशन के अलावा ILO का एक ग्लोबल एक्शन प्लान भी है जो प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए बनाया गया है। अब बात करें भारत की, तो केंद्र सरकार ने पहले से ही असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 लागू किया हुआ है। यह अधिनियम घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों को जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ तथा वृद्धावस्था सुरक्षा से संबंधित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इन योजनाओं में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना और आयुष्मान भारत योजना शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी बीमा योजना की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ मिला दिया गया है ताकि 18 से 50 साल वर्ग समूह में शामिल असंगठित श्रमिकों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन और विकलांगता कवरेज प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में घरेलू कामगारों को श्रमिकों की एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में भी शामिल किया गया है। कई राज्यों में ट्रेड यूनियन घरेलू कामगारों को संगठित कर रही हैं। इन यूनियनों का पंजीकरण खासकर घरेलू कामगारों के लिए किया गया है। इन सब के अलावा घरेलू कामगारों के व्यवसायीकरण को सक्षम बनाने और उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास मंत्रालय के तहत घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद की स्थापना भी की गई है। अब बात करें भारतीय राज्यों की, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने घरेलू कामगारों की काम करने की स्थिति में सुधार लाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक उनकी पहुंच प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और राजस्थान सहित 7 राज्यों ने घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की शुरुआत भी की है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने भी घरेलू कामगारों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद घरेलू कामगारों का एक बड़ा हिस्सा आज भी श्रम कानूनों के दायरे से बाहर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि देश दुनिया में घरेलू कामगारों के कल्याण की दिशा में नीतिगत पहलों अथवा सरकारी प्रयासों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सभी प्रयास बस कागजी पुलिंदा बनकर ही रह गए हैं। जमीनी स्तर पर घरेलू कामगार इन योजनाओं से अभी भी कोसों दूर हैं। लिहाजा घरेलू कामगारों की स्थिति को सुधारने के लिए गंभीरता के साथ कई कदम उठाने की जरूरत है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आगे की राह क्या हो सकती है। घरेलू कामगारों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में चलाई जाने वाली नीतियों और योजनाओं को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाए जाने की जरूरत है। साथ ही इन कामगारों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों को और दुरुस्त करने की दरकार है। इसके लिए सबसे पहले घरेलू कामगारों पर एक राष्ट्रीय नीति के मसौदे को यथाशीघ्र लागू करना होगा,
ताकि इस मसौदे में निहित बातों के आधार पर घरेलू कामगार अपने हितों की रक्षा कर सकें। इन सब के अलावा सबसे अहम काम घरेलू कामगारों का प्लेसमेंट करने वाली निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के रेगुलेशन को लेकर करना होगा। इसके लिए एक ऐसे तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे ये कंपनियां घरेलू कामगारों, घरेलू महिला कामगारों और नियोक्ताओं का आर्थिक शोषण न कर पाएं। यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि ये कंपनियां जिन कामगारों का प्लेसमेंट करती हैं, उन कामगारों को उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और पहचान संख्या मुहैया कराई जाए। इन कंपनियों के पास कामगारों से जुड़ी पूरी जानकारी हो। इसके अलावा ऐसे कानून भी जल्द से जल्द लाने की जरूरत है जो घरेलू कामगारों को राज्य के श्रम विभाग के पास कामगार के रूप में अपना पंजीकरण कराने का अधिकार देते हों। इससे उन्हें कामगारों के अधिकार और लाभ मिल पाएंगे। इसके अलावा घरेलू काम को भी बाकायदा एक नौकरी के रूप में देखते हुए नियोक्ता और घरेलू कामगार के बीच एक अनुबंध होना चाहिए। इस अनुबंध में घरेलू महिला कामगारों के काम के घंटे, मजदूरी, अवकाश और अन्य सुविधाओं का उल्लेख होना चाहिए। प्रत्येक घरेलू कामगार को कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को लेकर बने कानून और स्थानीय शिकायत निवारण समिति के पदाधिकारियों के नाम, फोन नंबर आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। इसके अलावा घरेलू कामगारों को यह अधिकार हो कि वे अपना संघ, एसोसिएशन या संगठन बना सकें। साथ ही सभी राज्य यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें कि कामगारों को न्यूनतम मजदूरी मिल सके। इसके अलावा उनकी सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच, उत्पीड़न और हिंसा से संरक्षण का अधिकार भी मिल सके। न्यायालयों और न्यायाधिकरणों तक इन कामगारों की पहुंच सुनिश्चित हो सके। यदि इन व्यवस्थाओं का कठोरता से पालन किया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि घरेलू कामगार भी अपना जीवन यापन सम्मानपूर्ण तरीके से कर सकेंगे। तो आइए इस ऑडियो आर्टिकल के मद्देनजर आज का सवाल नोट करते हैं। प्लेसमेंट एजेंसियां घरेलू कामगारों से किस तरह फायदा उठाती हैं? इन एजेंसियों के नियमन की दिशा में प्रभावी घरेलू कामगारों पर एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत पर प्रकाश डालिए।